कैसे हो आप सब। मैं पवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होंकार भरो में। भैया आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं भैया काव्य खंड का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने गद्य खंड के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे के ऑब्जेक्टिव हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है वो सेशन। अगर आपने गद्य खंड के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अगर आपने अभी तक सही से नहीं पढ़े, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप गद्य खंड के नाम से एक प्लेलिस्ट है भैया, वहाँ पे गदखंड के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, सबका मैंने उसका ऑब्जेक्टिव करा दिया है, ठीक है जी। और अब बारी है काव्यखंड की। काव्यखंड में सारे को ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे, फिर से मैं गदखंड में का सब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एंड डेली शाम 7 बजे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। सो लेट स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। तो जो काव्यखंड में पहला चैप्टर है वो है कड़बक, ठीक है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। देन मैं पेन का यहाँ की कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो जो कड़बक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी जी, यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे वो किस सखा के कवि है। तो आप सभी को पता है कि प्रेम मार्गी सखा के कवि थे। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है जी? भैया दर्पण से की है, आप सभी को पता है। लिटरली ये बात आप सभी को पता ही ऑलरेडी। कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ठीक है। जायसी की रचना क्या है भैया? जायसी की रचना क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। सॉरी, जायसी की रचना भाषा क्या है, यानी कि वो किस भाषा में ज़्यादातर कवि है, पोइट्री है, प्रोज है, वो किस भाषा में इन्होंने लिखा है? तो वो अवधी भाषा में लिखा है, ठीक है जी, अवधी। चलो नेक्स्ट। प्रेम के पीर कवि कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर कवि कौन है। जैसी एक्चुअली में तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाता हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए। तो जैसे जी हो जाएगा। जाति का जन्म स्थान कहाँ है जी? जायस। जाति का जन्म कहाँ हुआ था? जायस नामक एक गांव था, ठीक है, जायस नाम एक गांव था, वही है। अब यहाँ पे देख लो। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि तशय्युफ का क्या अर्थ होता है? सूफी मत, ठीक है, क्या अर्थ होता है? सूफी मत। अब पद्मावत के रचनाकार कौन है जी? भैया मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। और जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे पीवाई की क्वेश्चन ही हैं, पिछले वर्ष पूछे गए हैं क्वेश्चन से। और जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, जो पॉसिबल होती है, वो भी यहाँ पे है। अब कड़बक के रचनाकार कौन है भैया? बताने की जरूरत है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था भैया? 1492 में, और इनका मृत्यु हुआ था 1548, यानी कि 1548 में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो 1548 में। अब आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? जायसी जी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, यानी कि इनके नाम से ही मिलता जुलता इनका पिता का नाम भी है, ठीक है जी। अब आओ 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी की वृत्ति क्या है? वृत्ति, वृत्ति। तो भैया बताओ। रंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेख जीवन फकीरी में, और बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिता। यानी कि एक्चुअली आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये आपको लिटरली सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इनमें से सभी ही होगी। मलिक मोहम्मद जैसे कि गुरु का क्या नाम था भैया? सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है भैया पद, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। समझ रहे हो? सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको थोड़ी अच्छी तरीके से समझना है इसको ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है जी। तो सूर का जन्म कब हुआ? तो सूर रहे, सूरदास रहे, कोई इशू नहीं है भैया, वही चीज़ है, ठीक है। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1478 में। भैया ये चीज़ मैं बताऊं, ये चीज़ इनकी फिक्स नहीं है कि 1448 में ही भैया पैदा हुए थे, फिक्स नहीं है कोई, ये अनुमानत है। कैसे? अनुमानत, ठीक है, अनुमानत। यानी कि ऐसे ही पता लगाया गया कि मिनिमम इतने में, लगभग लगभग इतना में, 1478 में इनका जन्म हुआ था। बाकी ये कोई फिक्स नहीं है कि कब इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है जी। सूरदास की अभिरुचि किस चीज़ में थी? सूरदास की अभिरुचि पर्यटन, ठीक है जी, पर्यटन में थी। चलो। ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में शूर अधिक रहे हैं? भैया ब्रज क्षेत्र था, ठीक है। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे, सॉरी स्टोरी नहीं, जब आप कविता पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीज लिटरली समझ में आ जाएगी। तो ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में शूर अधिक रहे थे? पारसोली, ठीक है, पारसोली गांव था। अब सूर किस काव्य धारा के कवि है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। अब देखो भैया, सूर्य की भक्ति किस रीति की थी? जो सूर्य की भक्ति थी वो किस रीति की थी? शाक्य भाव। अब जो रस नंद जशोदा विलसत, वह कहाँ नहीं है तीनों लोकों में, ठीक है जी, तीनों लोकों में वो चीज नहीं है। चलो। अब सूर्य काव्य, वन सेकेंड। सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि के रूप में स्वर्ग कहा जाता है भैया? तो ये भगर रही। सूरदास किस कवि के हैं? तो कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति। और 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है?
तो पद। और भैया नेक्स्ट चैप्टर जब आप जाओगे तो तुलसीदास का भी पद है, ठीक है, तो सबका अपना अपना पद लिखा हुआ है जी, समझ रहे हो। अब एक चीज़ एक्चुअली कभी कभी ये हो जाता था ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, लाइक जैसे मान लो कभी अपने फ्रेंड से मिलते हो या फिर कोई आप अननोन पर्सन से मिलते हो, तो उसका भी नाम सेम रहता है, आपका भी नाम सेम रहता है, तो क्या आपके पिताजी भी सेम ही है? नहीं ना, तो सॉरी मजाक कर रहा था मैं। तो उसी तरीके से भैया पद दोनों का बस चैप्टर का नाम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है सब चीज़ का, ठीक है। उनका कुछ भाव उनका स्पष्ट अलग किया हुआ है, इनका कुछ अलग स्पष्ट किया हुआ है, ठीक है जी, चलो कोई इशू नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लो कि शूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे और साहित्य रैली के रचनाकार शूरदास, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है जी, तो वो भी शूरदास ही है। तो इस वीडियो में हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर जो भी हमारे पोइट्री थे, ठीक है, काव्यखंड, तो उसके दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल कर लेना, ताकि जो भी हमारी नए नए वीडियो आने वाली हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड जितना जल्दी हो सके, हम लोग 50 सब्सक्राइबर के करीब है, तो आप जितना जल्दी हो सके 50 सब्सक्राइबर करा सको, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते है यार उस चीज़ से, समझ रहे हो। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, 2 भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि लाइक चलो मेरे चैनल के थ्रू भी कोई बंदा स्टडी कर रहा है, ठीक है जी, तो बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। बट 50 सब्सक्राइबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे को फर्स्ट की मोटिवेशन मेरे को मिलता, ठीक है। और नंबर सेकंड चीज़ ये कि जब 50 सब्सक्राइबर हो जाता है तो यूट्यूब भैया लाइव का फीचर इनेबल कर देता है चैनल पे, तो मैं लाइव आप सभी को पढ़ा पाता और लाइव आप सभी को जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर पाता। बट कोई नहीं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिएगा, 9162530448। आप इस पर मैसेज करके बता देना अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है किसी भी छंद हो, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड कमेंट करके आप बता देना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।